ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर, ओके, टेबल 1.1 लिस्ट सम फिजिकल क्वांटिटीज, आइडेंटिफाई विद टिक्स विच क्वांटिटीज आर वेक्टर्स एंड विच आर स्केलर्स। हाँ जी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्केलर है? एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड भी स्केलर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारे पास स्केलर है, राइट। तो पहली दो हमारे पास वेक्टर आ गई, बाकी दो जो है वो हमारे पास स्केलर्स। फिर क्या लिखा हुआ है? अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार ऑफ मास m. द कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन along horizontal ground. When the car has displacement s, the speed of the car is v. ठीक है। Using the concept of work done on the car, show that the kinetic energy of the car is given by the equation. तो हमने इसकी ऑलरेडी क्या करी हुई है? हमने इसकी ऑलरेडी डेरिवेशन देखी हुई है। हम इसको कैसे करते हैं? हम कहते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक और चीज जो आपको हेल्प कर सकती है, पहले इसको केस वाइज लिख लो। वही हमारे पास पहले जो थी वो स्पीड u थी। लेट्स से यार ऑब्जेक्ट है स्पीड u, और जो है वो फिर हमने उसके ऊपर क्या करी, एक फोर्स लगाई इधर से, जिसकी वजह से उसने एक डिस्टेंस s ट्रेवल किया, और s ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? v हो गई, राइट। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, फिर क्या कर सकता हूं मैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस को खोल सकता हूँ यूजिंग, सॉरी, फोर्स को खोल सकता हूँ यूजिंग मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास ये बन गया। अब आपके ऊपर है, आप काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा के या तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें या फिर डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दें। बोथ थिंग्स विल वर्क, राइट। सो लेट्स अप्लाई काइनेमैटिक्स, और मैं इसको इसको कैप्चर कर लेता हूँ यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। और इसमें से मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी फिलहाल। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ठीक है, ये u स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 2 और s वहां पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बन गई, और अब मैं क्या कर दूंगा? अब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो माई काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू mass into v square minus u square divided by 2s into s, and then we can cancel out this s. So आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, सो देयरफॉर मैं u की जगह जीरो डाल सकता हूं, और मेरे पास मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी डेरिवेशन हो गई। ये वाली डेरिवेशन तो हमने याद करनी है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, हम पहले देख चुके हैं, बस डेरिवेशन करके दिखाइए दोबारा। ऐसा तो इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? The mass of the car is 920 kg. At time t equals to 0, the car is at rest. At time t equals to 5.8 seconds, its velocity is 17 meter per second. Calculate the kinetic energy of the car at time t equals to 5.8 seconds. आसान आसान पार्ट है ये। इसमें ई के लगाएंगे हाफ। हमारे पास हमारी जो मास है वो 920 है, और 5.8 सेकंड्स पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास 17 है। तो हमने 17 का स्क्वायर करके यहाँ पे डाल दिया। क्या आ रहा है आंसर? 132940। ठीक है, 132940। और बिल्कुल, क्योंकि हमें डाटा टू सिग्निफिकेंट दी हुई है, तो हम टू सिग्निफिकेंट क्या कर लेंगे? इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हम इसको 1.3 इंटू 10 to the power 5 लिख लेते हैं, राइट। अगर मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज 1.3 इंटू 10 to the power 5। अच्छा, फिर क्या है? Between time t equals to 0 and time t equals to 5.8 seconds, the work done against resistive forces is 4.7 into 10 to the power 4 joules. Determine the average output of the car during output power of the car during this time. Okay. सबसे पहले हमने ये समझना है कि क्या है, आपकी जो गाड़ी है तो वो रेस्ट से चलना शुरू होती है, और जो है वो आगे चलती हुई जा रही है। उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आया है, और उसने रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट इतना काम किया है। So what can we write? We can write an equation like this, that the E input will be equal to the E output plus the losses. What is the input energy in this case? यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इनपुट नहीं हो रहा बावलो, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है।
the kinetic energy is increasing, you were at rest, then you have a velocity of 17, not k. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, यस भाई, ये गाड़ी जो, ये इंजन जो निकाल रहा है एनर्जी, इंजन जो चला रहा है गाड़ी को, वो होगी ना आपका इनपुट टू द सिस्टम, राइट? क्या बताया था मैंने आपको क्लियरली ये रूल बताया था। व्हाट वाज द रूल? जो एनर्जी इंक्रीज करती है वो आउटपुट होती है, जो एनर्जी डिक्रीज करती है वो इनपुट होती है, राइट? और अगर आप एक्सटर्नली कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्वेश्चन किया था, एक बाइसिकल था, वो पेडल करके सिस्टम में एनर्जी डाल रहा था, कोई गाड़ी है उसका इंजन चल रहा है, तो वो सिस्टम में एनर्जी डालेगा, राइट? So the input to this system is the work done by the engine. So let's write the work done by the engine is the input. Output क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से ये 17 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, तो ऑब्वियसली द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज द आउटपुट। और लॉसेस क्या है? लॉसेस आपको पता है, ये एवरेज वर्क डन जो आपने अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके लॉसेस हो जाएंगे। तो वर्क डन बाय इंजन क्या हो गया? अच्छा, ये डेल्टा के ही ले लेते हैं। ओके, रेस्ट पे था मैं, तो मेरी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली जीरो होगी। एंड अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करूंगा, तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁵, राइट? सो दिस विल बी द डेल्टा के ई। मैं यही प्लग इन कर रहा हूं नीचे, 1.3 इंटू 10⁵ प्लस द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज 4.7 इंटू 10⁴। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा वर्क डन बाय द इंजन। So let's calculate this, 1.3 into 10⁵ plus 4.7 into 10⁴. So we are getting 177000, ये आ गया। एंड देन हमें बोला भाई पावर ऑफ द इंजन निकाल दो, तो पावर कैसे निकलती है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वी विल टेक द वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम आपके पास 5.8 सेकेंड, ठीक है? व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? 30517.24, ठीक है? एंड ऑल्सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि भाई तुम लोगों ने सबने ही गलत जवाब दिया, काइनेटिक एनर्जी को इनपुट कर दिया। क्यों भाई? जब हमने पढ़ा है कि ऐसा नहीं होगा, जबरदस्ती काइनेटिक एनर्जी को इनपुट बना दिया। ऐसी नहीं करो, जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से दिमाग खोल के, आंख नाक कान खोल के उस तरह से आंसर करो, ठीक है? माना आसान पेपर है, पहला पार्ट आसान आ गया, इसका मतलब ये नहीं दिमाग चलाना हम बंद कर दें, ठीक है? वरना मैं जो हूँ वो फिर पूरी रिकॉर्डिंग ऑन पे फिर बेइज्जती करूंगा, और ये वाली वीडियोस वैसे भी यूट्यूब पे जानी है, तो फिर तुम लोग की जो है वो पूरी बेइज्जती जो है वो यूट्यूब पे होगी, ठीक है? अच्छा खैर, at time t equals to 5.8 seconds, the speed of the car becomes constant. Okay, 5.8 seconds पे जाके जो गाड़ी की स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई। State and explain whether the output of the car is greater than, less than, or the same as the output power just before t equals to 5.8 seconds. So ज्यादा होगी, कम होगी, या बराबर होगी? Less होगी। How is it going to be less? Because you have to explain also. ड्राइविंग फोर्स डिक्रीजेस, ड्राइविंग फोर्स कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। वेरी गुड जैनब। लुक, सिंपल सी बात है भाई, जब हम देखो, तुम लोग जो है ना सही तरह पढ़ते नहीं हो, सही तरह समझते नहीं हो ऊपर की चीजों को। ये बनाई थी हमने ऊपर, ये हमने सबने समझ ली, ये सबको समझ में आ गई ना? ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, वर्क डन बाय द इंजन इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस बेटा, तो बेटा यही तो इस्तेमाल करना है दोबारा। देखो, पहले जो हमारा वर्क डन बाय द इंजन था, वो कन्वर्ट हो रहा था आपकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के। अगर मेरी स्पीड क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, तो मेरी डेल्टा के ई क्या होगी? व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? जीरो। भाई मेरी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही, सिंस माई स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो। ये चीज जीरो हो गई, तो अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द इंजन इज जस्ट गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। अब बताओ, आउटपुट पावर ऑफ द कार ज्यादा होगा, कम होगा, या इक्वल होगा? कम होगा, क्योंकि भाई अब तो मुझे वेलोसिटी को इंक्रीज ही नहीं करना। मैं पहले दो काम कर रहा था, एक काम से मैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा था, दूसरे काम से मैं रेजिस्टिव फोर्सेस अगेंस्ट काम कर रहा था। अब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करूंगा। सो देयरफॉर मेरी क्या होनी चाहिए? मेरी पावर आउटपुट लेस होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? एज स्पीड इज कांस्टेंट,
the increase in kinetic energy is zero. So the engine, uh, so the engine only does work against resistive forces. So output power लेस। सिंपल। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो पहले आप ये भी कर सकते हो, पहले आप स्टेट कर दो अपनी बात, ताकि आप ये मेक श्योर कर लो कि वो लाइन से बाहर ना जाए। तो आपने स्टेट कर दिया पावर आउटपुट विल बी लेस, और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो कि एज स्पीड इज कांस्टेंट सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वो भी इतना भी काफी है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, मैंने पूरी बात यहाँ पे लिख दी है। स्पीड कांस्टेंट में तो फॉरवर्ड इक्वल बैकवर्ड नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। कांस्टेंट फोर्स तो ऐसी ही होगी ना कि ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। यस। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले हमारे पास गाड़ी थी, इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा था तुम्हारा इंजन, और तुम्हारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स थी। बिफोर वाली केस में व्हाट वाज हैपनिंग was that you had a net force which was equal to thrust force minus friction, and that was providing a net acceleration। ठीक है, दैट वाज आल्सो प्रोवाइडिंग द नेट एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, ये बिफोर वाली केस थी। बिफोर में द थ्रस्ट फोर्स वाज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज व्हाई यू वर हैविंग अ नेट फोर्स एंड दैट इज व्हाई योर वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग। बट नाउ आफ्टर में क्या हो रहा है? आफ्टर में योर थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। व्हाई? बिकॉज योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में हमारी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो अब नजर आ रहा है? अब क्लियर हो रहा है? पहले मेरी थ्रस्ट फोर्स बड़ी थी क्योंकि मैं एक्सेलरेट करवा रहा था गाड़ी को। अब मेरी थ्रस्ट फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होगी, क्योंकि अब मुझे एक्सेलरेट नहीं करना, अब मुझे उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रखनी है। बेटा मूसब, तुमने जो आंसर दिया वो सही दिया, लेकिन तुमने ये तो जस्टिफाई किया ही नहीं कि फोर्स जो है वो कम लगेगी। तुमने ये बोला P इक्वल्स टू एफ बी, एफ कम है, ठीक है जी, तो तुम्हारे पास P भी कम होगी, लेकिन फोर्स कैसे पता लग रहा है कम हो रही है? वो भी लिखो फिर साथ। ठीक है, और दूसरा तुम्हें एक सोचने का तरीका बताता हूं। देखो जो भी ये वाला आंसर होता है ना, स्टेट एंड एक्सप्लेन वाला जो क्वेश्चन के आखिर में होता है, उसमें लाजिमन ऊपर वाली जो भी चीजें आपने सॉल्व करी हैं वो रेफरेंस हो रही होंगी। अगर तुम लोग ये तमीज से पढ़ लोगे ना कि मैंने ऊपर क्या किया है, तो ये वाला क्वेश्चन उसी के हिसाब से आंसर होता है हमेशा। ठीक है, फातिमा बेटा आपको समझ में आ गया? बेटा फातिमा अभी तो समझाया मैंने। ये क्या समझाया मैंने? ये समझ नहीं आया तुम्हें? व्हाट डिड आई एक्सप्लेन यू? आई टोल्ड यू कि भाई पहले तुम एक्सेलरेट कर रही थी ना, फर्स्ट यू वर एक्सेलरेटिंग बिकॉज यू वर एट रेस्ट, एंड फिर तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, है ना? एक्सेलरेशन कब होती है फातिमा? जब तुम्हारे ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन हो, एंड दैट नेट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें एक नेट फोर्स चाहिए होगी अपने ऊपर। तो वो नेट फोर्स कहां से आ रही थी? वो यहां से आ रही थी कि पहले तुम्हारी थ्रस्ट फोर्स बड़ी थी फ्रिक्शन फोर्स से, जब भी तुम्हारा आंसर जो है वो ये आ रहा था, तुम्हें एक नेट फोर्स दे रहा था, और जब भी तुम एक्सिलरेट कर रही थी। दिस वॉज बिफोर। आफ्टर यानी जब इस वाले पार्ट का सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या हो गया है? अब तुम्हारा फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड हो गया है। अब थ्रस्ट फोर्स को बड़ा नहीं होना, क्योंकि वो एक्सिलरेट नहीं करवा रही तुम्हें, वो बराबर है फ्रिक्शन के। इट डज नॉट नीड टू बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन। नेट फोर्स नहीं चाहिए अब मुझे, अब मेरी नेट फोर्स जीरो होनी है। सो नाउ द थ्रस्ट फोर्स कैन बी इक्वल टू द फ्रिक्शन। सिंपल। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। हाँ जी, मोमेंट ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अबाउट अ पॉइंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। बस इतना ही लिखेंगे, और थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of the force from the pivot। मार्क स्कीम्स को देख के मार्क स्कीम्स वाली चीज याद नहीं करें, जो आपको पूरे साल जो मैंने आपको याद करवाई हैं चीजें जैसी लिखनी सिखाई हैं वैसे लिखें। ठीक है,
राइट इट लाइक दैट। उसमें आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, उसमें आपकी कभी मार्क्स कट नहीं होंगे। मार्क्स स्कीम्स कैन चेंज। आप 2025 की मार्क्स स्कीम देखेंगे वो 24 से अलग होगी, हल्की सी 24 देखेंगे 23 से अलग होगी वो। तो जो मैंने लिखवाया आपको, जो डेफिनेशन जैसी सिखाई है आपके 26 की लेक्चर पीडीएफ में, वैसे ही याद करें और वैसे ही लिख के आए। अच्छा, अब ये वाला सवाल जो है वो लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत जो है वो बोला था कि पता नहीं क्या सवाल था, बहुत सारे लोगों से ये नहीं हुआ था और ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, और जिससे भी हुआ था उसने मोस्ट प्रोबेबली गलत अप्रोच लगाई थी। सो लेट्स सी दिस। क्या लिखा हुआ है? अ ट्री ऑफ मास 270 kg grows out of a sloping ground and is supported by a post as shown in figure 2.1। आपके पास एक दरख्त यूं टेढ़ा निकला हुआ है और इसको हमने एक पोस्ट से क्या किया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी जो है वो नीचे बताया हुआ है। द ग्राउंड अप्लाइज अ टोटल फोर्स आर ऑन द ट्री एट पॉइंट क्यू। तो जो है वो क्यू पे कोई फोर्स आर लग रही है, मे बी इट्स समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास ये आर फोर्स है यहाँ पे किसी डायरेक्शन में। अभी फिलहाल ऐसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं लाइक दिस। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्री इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर्स फ्रॉम क्यू। क्या बोला हुआ है? ये बोला हुआ है कि भाई देखो, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये 1.2 मीटर्स अवे है फ्रॉम क्यू, यानी हॉरिजॉन्टली अगर हम डिस्टेंस लें। The post applies a force F of 1800 newtons perpendicular to the line PQ. The line of action of F passes through a point P at an angle of theta to the vertical. P is a horizontal distance of 1.6 meters from Q. The tree is in equilibrium and all forces act in the same plane. Okay. ये सारी जो इंग्लिश लिखी हुई है ये सब कुछ हमें ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके दी हुई है। ठीक है, तो समय परेशान जरूरत नहीं है। बेसिकली लिखा हुआ है कोई यहाँ पे एक आर फोर्स है, ठीक है, वो मार्क नहीं थी, वो हमने मार्क कर ली। बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस बताया हुआ है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या एक्ट कर रहा होगा? इस ट्री का वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और एक हमारे पास ये फोर्स है 1800 न्यूटन की, ये एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द वर्टिकल क्या कर रही है? यहाँ पे एक्ट कर रही है। ठीक है, और इसका भी हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया हुआ 1.6 मीटर्स। ओके, नाउ by taking whoops by taking moments about point q show that theta is 25 degrees। अच्छा जी, अब अगर आपको याद होगा हमने मोमेंट्स में ये चीज देखी है कि एग्जामिनर पिवट कहां लेने को कहता है? पिवट लेने को कहता है, या हम कहां पे लेंगे पिवट? वन ऑफ द टेक्निक्स टू टेक द पिवट इज एट द पॉइंट ऑफ द अननोन फोर्सेस। अगर तुम देखोगे आर के बारे में एग्जामिनर ने बस ये कुछ भी नहीं बताया, बस ये बता दिया आर है। ठीक है जी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आर। सो देयरफॉर पिवट हमने क्या रख लिया? हमने क्यू पे रख लिया ताकि हमें आर का मोमेंट ना लेना पड़े। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि ट्री का मास दिया हुआ है तो मैं ट्री का वेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्री का वेट निकाल के यहाँ रख लेते हैं। 270 इंटू 9.81 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये एक काम करते हैं, इसको अभी एग्जैक्टली ले लेंगे क्योंकि नीचे कैलकुलेशन करनी होगी, अभी राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 270 टू 9 आपका वेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मोमेंट्स लगाएंगे। हाउ डिड वी यूज टू डू दिस? देखो, ये क्या बनाएगा? ये आपके पास एक क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। सो द वेट इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट and the force F is producing an anti-clockwise moment. So basically the anti-clockwise moment of force F should be equal to the clockwise moment of the weight। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम वो डिस्टेंस लेते हैं जो हमारी क्या कहते हैं, यानी अगर हम फोर्स को एक्सटेंड करेंगे तो हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेट का मोमेंट निकालना हो तो वेट के लिए क्या करूंगा मैं? मैंने वेट की लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करी, ठीक है, और ये जो आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जो एग्जैक्टली 1.2 लिखा हुआ है मैं यही ले लूंगा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब एफ के लिए, एफ टेढ़ी है लाइक दिस, तो अब आप या तो इधर ये डिस्टेंस ले लेंगे जो कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं अगर हम इसको निकाल सके, या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप एफ को रिजोल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं, हम जो है वो आ, मैं जो हूं ना वो इसमें I'll टेक दिस फोर्स एज इज। ठीक है, मैं इस फोर्स को एज इज ले रहा हूं, मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर ली, एक सेकेंड, आई विल एक्सटेंड इट लाइक दिस। एंड अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट हमारे पास जो है, यार एक सेकेंड, हम जो है ना अगर इसको इस तरह ले लेते हैं कोई गलती ना हो जाए।
तो मैं इसको इस तरह से रिजॉल्व कर लूं। ये दे दिया था। हम्म, एक सेकेंड दो। लेट्स जो है वो, इफ आई रिजॉल्व इट, so the post is perpendicular to line PQ। हाँ परपेंडिकुलर है उसके, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको फिर इस तरीके से कर लेते हैं कि ठीक है, लेट्स डू दिस। सही है, तो ये अगर मेरे पास ये है और ये है, ठीक है जी, और इन दोनों का ये बीच में जो बन रहा है वो ये बन रहा है। हाँ सही है, ठीक है। ओ गॉड, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, हियर इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाने में, तो इसको जो है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जो है वो इसको प्रॉपरली जो है वो सुनना, बिकॉज इट इज अ लिटिल बिट हार्ड। इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। दिस इज द इजीएस्ट वे। इसके और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। जो आप लोग लगाओगे ना, या जो आप लोग मार्क स्कीम से समझोगे, वो रॉन्ग है। मैंने लास्ट ईयर भी इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था बिल्कुल सही वाली चीज समझाने के लिए। तो हम इसको पहले जो है वो इसको सही तरह से देख लेते हैं। अच्छा देखो, आपके पास ये आपकी फोर्स एफ है, ठीक है जी, और जो है वो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, बेसिकली मुझे यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा इसका मोमेंट निकालने के लिए। सो बेसिकली आई व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस, आई विल नीड टू डू 1800 इनटू द डिस्टेंस डी। ठीक है, मुझे ये करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये दिया हुआ है कि आपको ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखोगे, अगर मैं इधर ही डायग्राम में और चीज बना लूं, सो यू विल सी दैट आपको यहां से लेके यहां तक की ये वाली, दिस वन, ये लेंथ दे दी गई है 1.6 मीटर्स। सही है, और एक ट्राइंगल ये है, दिस इज वन ट्राइंगल, एंड अनदर ट्राइंगल इज दिस वन, द स्मॉलर वन। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो जरा, इसमें हमारे पास क्या है। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, अभी फिलहाल ये 1.6 हटा रहा हूं। अब वापस से इधर आ जाओ, इस 90 डिग्री के एंगल पे आ जाओ। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा 90 डिग्री है। सही है, सो इफ दिस इज थीटा, मैं आपसे बोलूं बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा। इफ दिस होल इज थीटा एंड इसका ये वाला पार्ट जो है, सॉरी, इफ दिस होल इज 90 डिग्री एंड इसका ये वाला पार्ट थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, सो दिस एंगल, दिस वन इज बेसिकली अ 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब देखो, अब मैं वापस से वो अपनी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो मुझे दी हुई है 1.6 मीटर वाली, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये आ गई मेरी 1.6 मीटर वाली लेंथ। एंड अब मैं इस एंगल को इस्तेमाल करते हुए और इस लेंथ को इस्तेमाल करते हुए आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस डी। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करूं, तो ये भी 90 डिग्री है। एंड नाउ आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस डी। क्या हो जाएगा, अगर मैं ले लूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, so it will be equivalent to the opposite side, that is 1.6 divided by the hypotenuse, that is distance d। और अब मैं जो हूं वो डी को यहां पे सब्जेक्ट बना सकता हूं कि इट विल बी 1.6 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरी डिस्टेंस डी की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सबको? शुड आई एक्सप्लेन अगेन वन मोर टाइम? अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने इस पे इतना ज्यादा टाइम क्यों स्पेंड किया दोबारा इसको इस तरह से करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मार्क स्कीम पढ़ते हैं और वो कुछ गलत ही समझ के जो है वो गलत लगाना शुरू कर देते हैं। वो इधर कॉस्ट लगा के वो कहते हैं मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है जी, वो गलत अप्रोच है जो आप लोग लगा रहे होते हो। वो ब्लाइंडली आप लगा रहे हो, वो आप गलत लगा रहे होते हो। ठीक है, बट आई हैव सीन फ्रॉम द सॉल्यूशंस इज मोस्ट पीपल डू द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन रॉन्ग। वो गलत रेजोल्यूशन करके गलत चीज समझ समझ के गलत कर देते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको। हम दोबारा से इसको देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा आप स्लोली स्लोली देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात क्या है भाई, हमने पिवट यहाँ पे लिया हुआ है। सही है, तो ये जो भी फोर्स थी आर, इसको भी फिलहाल हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, दफा कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज इसका कोई मोमेंट नहीं होगा, इट इज पासिंग थ्रू द पिवट, वी लीव इट। देन वी हैव गॉट द वेट। ठीक है जी, वेट आ गया। वेट क्या बना रहा है, वेट मेरा एक क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा होगा। ठीक है जी, सो ये मेरा एक क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, वो मैं इधर कर दूंगा, यानी बेसिकली मैं इधर लगाऊंगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वेट का जो मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट की वैल्यू 270 इंटू 9.81, राइट, मास इंटू
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमने ऊपर भी किया था, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर आ रहा है 1.2 मीटर वाला, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई। सो आई मल्टीप्लाइड विद 1/2। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने देखा कि यार ये जो फोर्स एफ है ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये जो है वो हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सो ये मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज में सॉल्व करूंगा। ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अभी फिलहाल रिमूविंग द वेट, क्योंकि हम समझ गए तो अभी इसको समझेंगे। अब देखो, ये क्योंकि फोर्स इस तरीके से है लाइक दिस, एंड दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस पी आर, राइट, आई थिंक पी आर ही लिखा हुआ है ना, सॉरी दिस वन, ये मैंने पी क्यू लिख दिया, ये तो पिवट है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस जो आपका क्यू से लेके पी तक का, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू योर फोर्स। ठीक है, तो ये यानी बेसिकली अगर मुझे 1800 वाली का मोमेंट ढूंढना है तो मुझे इसको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी क्यू वाले डिस्टेंस से। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं निकालने बैठूंगा पी क्यू को। इसको कैसे निकालूंगा, देखो, सबसे पहली बात जो आपको पता है, ये पता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सही है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और इसका इतना पार्ट मुझे दिया हुआ है कि ये थीटा है, तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस दैट दिस साइड, दिस वन, ये क्या हो जाएगा, ये पूरे 90 में से मैं अगर थीटा निकाल दूं तो मेरे पास बचा हुआ जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस वन, ये आ गया। बाकी आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी अगर मैं वो यहां पे बना दूं, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या है, ये 1.6 मीटर्स है। ठीक है, और अगर तुम इस ट्राइंगल को नोट करोगे, ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहां पे। एंड नाउ आई कैन फाइंड आउट व्हाट दिस डिस्टेंस डी विल बी। द डिस्टेंस डी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, और देखो ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट है 1.6 वाली साइड, तो आई कैन यूज द रेशियो साइन थीटा। सो साइन ऑफ 90 minus theta will equal to the the opposite side. The opposite side is 1.6 to the angle, ये आ गया, और divided by the hypotenuse of the triangle. तो sin 90 minus theta equals to 1.6 d हो गया। और अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, अब यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1.6 डिवाइड बाय sin 90 minus theta हो गया, और जो है वो d की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 ओवर। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, हमारे पास बेसिकली आइडेंटिटी होती है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा। तो आप मार्क्स स्कीम में देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसको हम सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, राइट। बेसिकली ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये एक्चुअली इसके सिमिलर है, तो वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट एज वेल भी। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल थीटा आ जाता, लेकिन क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं लेते मैकेनिक्स, और उनको नहीं पता होगा या इतना स्ट्रांग नहीं होगा उनका सिमिलर ट्राइंगल का वो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल नहीं लगा रहा, वरना ये सिमिलर ट्राइंगल से और बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है कि अगर आप ये रियलाइज कर लें कि एक ट्राइंगल ये है और इसका जो सिमिलर ट्राइंगल है वो ये वाला है जो मैंने काला वाला बनाया हुआ है, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा होगा ना वो यहाँ होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्टली इस थीटा को वहां पे बना लेते, लेकिन वंस अगेन a lot of the students will not understand that, that's why जो है वो मैं ये वाला मेथड दिखाना नहीं चाह रहा था शुरू में, ये वाला दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। सो आई विल राइट 1800 into 1.6 over cos theta equals to 270 into 9.81 and then into 1 point, and then we can work out the value of theta। theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, so 1800 into 1.6 divided by 270 into 9.81 into 1.2, and then I will take the cos inverse of this। ठीक है, क्या करा बेसिकली, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, ये तो एज इट इज ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, cos थीटा मैंने उस साइड में भेज दिया, और ये सारी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ नीचे डिवाइड में ले आया। ठीक है, ये करने के बाद इस पूरी साइड का cos इनवर्स ले लिया थीटा निकालने के लिए। सो लेट्स डू दैट। सो 1800 into 1.6 divided by 270 into 9.81 into 1.2, and then you can take shift cos inverse answer and you will get your angle as 25 degrees। सही है, clear? Any problem in this?
बेटा ये आइडेंटिटी होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा, दिस इज इन आइडेंटिटी, मैथमेटिक्स आइडेंटिटी। तुम नहीं भी करना चाहो सफा तो कोई मसले की बात नहीं है, तुम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ही ले लो, ठीक है जी। और ये क्या आएगा फिर 90 माइनस थीटा के टर्म्स में आएगा, फिर जाके वहां पे 90 सब्ट्रैक्ट कर देना और माइनस साइन को प्रॉपर कर लेना, तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम इधर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करो, तुम साइन 90 माइनस थीटा ही ले लो। फिर तुम क्या करोगी, तुम इस साइड का साइन इनवर्स लोगी और तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 90 माइनस थीटा में आएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा के साथ भी कर दूं कैलकुलेशन, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो क्या होता, आप ये करते कि आप बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, आपने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ होता, ठीक है, ये फिर इस साइड पे आ जाता और ये सारी चीजें वहां नीचे जाके डिवाइड हो जाती। तो ये वाली जो साइड है ये तो एज इट इज होती। ठीक है, क्या लिखा हुआ होता, आपने ये लिखा हुआ होता कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 1800 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 270 इंटू 9.81 इंटू 1.2, ये आ रहा होता। फिर आप क्या करते, आप साइन इनवर्स कर लेते, और साइन इनवर्स जब करते तो आपके पास जिस चीज का आंसर आता वो 90 माइनस थीटा का होता। ठीक है, ये कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, 1800 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 9.81 इंटू 1.2। ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास जो है वो, और फिर मैं इसका शिफ्ट साइन इनवर्स ले लेता हूं आंसर। सो मेरे पास 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई है 64.97। अब तुम इसको कर सकते हो ना, तुम थीटा को इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो थीटा विल इक्वल टू 90 माइनस 64.97, तो तुम्हारे पास थीटा आ जाएगा वही 25 डिग्री। सही है, क्लियर सबको, एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर इफ वी यूज 1800 cos theta vertical force into 1.6 distance, why is that wrong? Because answer does not come that way. Because बेटा जैनब, प्रॉब्लम क्या है, देखो तुम्हारे पास दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं, दो तरीके क्या एग्जिस्ट करते हैं, देखो तुम्हारी फोर्स टेढ़ी है, दिस इज द फोर्स ना, दिस इज द 1800 वाली फोर्स, तो तुम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लोगी। एक तो अप्रोच ये है कि तुम इस बात को मेक श्योर करो, अगर तुम फोर्स को रिजोल्व नहीं कर रही तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लो। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया। सही है, दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये कि तुम इस फोर्स को रिजोल्व कर दो इसके दो कंपोनेंट में, और फिर हर कंपोनेंट का अलग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। अब मसला क्या है, जब तुम वो कर रही हो ना बेटा, तो तुम इस वर्टिकल वाली फोर्स का तो डिस्टेंस बिल्कुल सही ले रही हो, है ना, 1.6 ले रही हो, राइट, बट द प्रॉब्लम इज यू आर इग्नोरिंग दिस, ये इग्नोर नहीं होगा, इसका भी कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है तुम्हारे पिवट से, तो वो भी तुम्हें लेना पड़ेगा, तो वहां पे तुम फंसोगे, वहां पे वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। नहीं, इट डज नॉट पास टू द पिवट। देखो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं, इफ आई रिजोल्व दिस फोर्स, देखो एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, बेसिकली यूं बनेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पिवट में से पास थ्रू नहीं कर रहा, या नीचे बनाऊंगा तो ऐसा इल्यूजन पड़ेगा पास थ्रू कर रहा है, नीचे नहीं एक्ट कर रहा, ये बेसिकली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बेसिस में इसको यहां पे लेके आऊंगा। अब तुम लोग देख सकते हो कि इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है पिवट से, दैट इज व्हाई द आंसर इज कमिंग आउट रॉन्ग व्हेन यू आर जस्ट यूजिंग द वर्टिकल कंपोनेंट एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर। सही है, तो ये सवाल मुश्किल है, अच्छा सवाल है ये, और ये एक थोड़ा सा ये है कि ये मैकेनिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल वाली अप्रोच सिखाई, जिसको सिमिलर ट्राइंगल निकालने आते हैं वो 2 मिनट में कर लेगा ये सवाल। ठीक है, उसको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा बैठ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फिजिक्स कोर्स में सिमिलर ट्राइंगल और ये सारी चीजें नहीं है, तो ठीक है। बाकी अच्छा, एक और बात मैं आपको और इंपॉर्टेंट समझाता हूं, ये देख रहे हो ये चीज नजर आ रही है सबको? सवाल मुश्किल है, पार्ट बहुत मुश्किल है, आई एग्री, लेकिन जब पार्ट मुश्किल होगा तो एग्जामिनर आपको हमेशा वो शो दैट करके देगा, वो आपको आंसर बता देगा। क्यों बताएगा? ताकि अगर आपसे ये पार्ट नहीं होता आप परेशान नहीं हो, आप आगे की चीजें कर लो, यू डू द आगे की चीजें। सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के सिनेरियो में आपसे नहीं हो रहा है ये सवाल, आपने क्या देखा, आपने देखा ये तो 25 डिग्री मुझे दिया हुआ है,
तो मैं इस 25 डिग्री को आगे लेके बस अब इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, ये नहीं हो रहा। ये पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मैं होता एग्जाम में, मुझसे नहीं हो रहा था तो मैं इस पे 2 3 4 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करता, मैं इसको छोड़ता एंड के लिए, ये 25 डिग्री वाला आंसर उठा के आगे काम करना शुरू करता। दूसरी बात, देखो 3 मार्क का है, 3 मार्क में से लाजिमन क्या होगा, लाजिमन जो है वो कुछ मार्क्स आपके इस बात के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं 3 मार्क्स में से अगर पूरे 3 मार्क्स नहीं ले सकता, तो मैं इतने तो ले सकता हूं कि क्लॉकवाइज मोमेंट विल इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एग्जामिनर को ये दिखा दूं मैंने वेट का क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल दिया और मैं कोशिश कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने की, तो ऑटोमेटिकली इस 3 में से मुझे 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मैं पूरे भी नहीं कर पाऊं। कभी भी ऐसा हो तो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। अगर आता हो सिमिलर ट्रायंगल से, कैन वी डू दैट में, नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तुम्हारे पास जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स वाली ही अप्रोच दी हुई एग्जामिनर ने, ठीक है। उसने बेसिकली डी को क्या बोला हुआ, उसने डी को बेसिकली यानी ही हैज बेसिकली डन दैट द डी cos थीटा इक्वल्स टू 1.6 एंड देन डी कैन बी इजीली बी वर्कड आउट लाइक दिस। ये सिमिलर ट्राइंगल से 2 मिनट में हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मार्क्स की में हुआ है एक्चुअली सिमिलर ट्राइंगल की बेसिस के ऊपर ही हुआ हुआ है, जो डायरेक्ट हुआ हुआ है ना, जो ये डायरेक्ट आ गई बात, तो इट कैन बी डन वेरी वेरी फास्ट यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल्स वाली चीज। सही है। अच्छा बेटा, ये सबको क्लियर हो गया। ये साइन 90 माइनस थीटा वाली वर्किंग में हटा रहा हूं, हटा दूं या लिख ही रहने दूं, क्या करूं इसका, क्योंकि ये पीडीएफ तुम लोगों को ही दूंगा मैं इन दी एंड। कीप इट ओके। तो ये हम इधर इसलिए लिख देते हैं कि ऑल्टरनेट है ये, ठीक है जी, ताकि ये मिक्स ना हो। ये आपकी ऑल्टरनेट अप्रोच है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है ऑन फिगर 2.2, ड्रॉ अ लेबल्ड स्केल वेक्टर ट्राइंगल टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ट्री, द वेट ऑफ द ट्री हैज बीन ड्रॉन टू स्केल। Okay, so what they have done, they have asked you to draw a labeled scale vector triangle. Scaled का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर्ली जो भी आप यहाँ पे लेंथ दिखाएंगे वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड को दिखा रही हो, राइट। सो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप इस वेट की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल स्केल नहीं पड़ा हुआ और मैं ऑब्वियसली डिजिटली सॉल्व कर रहा हूं, सो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये मेरे पास क्या है, क्या लेंथ है। लेकिन लेट्स सपोज, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, लेट्स सपोज ये जो लेंथ मुझे दी हुई है ना, जस्ट फॉर सपोजिंग ये मुझे 12 सेंटीमीटर दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब पहले तो आपने ये समझना है कि एग्जामिनर क्या स्केल इस्तेमाल कर रहा है। सो व्हाट यू विल डू, आप देखोगे मेरी वेट क्या थी, वेट की वैल्यू क्या होनी थी, 270 इंटू 9.81, 270 इंटू 9.81, मेरी वेट की वैल्यू है 2648.7 न्यूटन। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि 2648.7 इज बराबर टू 12 सेंटीमीटर। This is the scale he is using. He is saying that 2648.7 is like 12 centimeter when I try to draw the scale diagram. So what will you do, beta? You can then use this concept to find out the length of the other force. So for example, हमारी other force कौन सी है, ये 1800 न्यूटन वाली है ना। So 1800 न्यूटन कितने होगी, वो मैं इधर लिख देता हूँ 1800, और मैं यहाँ पे निकाल लूंगा उसकी मुझे लेंथ कितनी बनानी, और मैं क्या कर लूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x की लेंथ निकाल लूंगा। तो निकाल लेते हैं। So what will this be? This will be 1800 into 12 divided by 2648.7, just like we did in the potentiometer questions. ठीक है, तो 1800 into 12 divided by 2648.7 क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास ये आ गया कि मैं इस फोर्स को दिखाने के लिए 8.15 सेंटीमीटर की लेंथ बनाऊंगा। यानी अगर मुझे 1800 वाली न्यूटन वाली फोर्स दिखानी है तो उसकी लेंथ कितनी दिखाऊंगा, 8.15 सेंटीमीटर दिखाऊंगा। सही है। अच्छा, अब आप बना ले डायग्राम, क्या बोला हुआ था आपको, थीटा आपने दिखा दिया 25 डिग्री, है ना। थीटा यू हैव शोन दैट इट इज 25 डिग्रीज। तो जो है वो मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रोट्रैक्टर लूंगा, प्रोट्रैक्टर को यहां रखूंगा, सही है। इस प्रोट्रैक्टर पे देखूंगा 25 डिग्री कहाँ आ रहा है, वहां पे क्या कर लूंगा, वहां पे मैं एक डॉट लगा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं इस प्रोट्रैक्टर को यहां से हटाऊंगा और जो है वो 8.15 सेंटीमीटर की मैं क्या कर दूंगा, यहां पे लेंथ बना दूंगा। यानी एक पॉइंट यहां पे होगा कनेक्टेड और दूसरा वाला पॉइंट आपने जो डिग्री मार्क करी है आप उसके थ्रू एक 8.15 सेंटीमीटर की क्या कर देंगे, लाइन बना देंगे।
वेट का डायरेक्शन मार्क्ड है, हमने हमारे पास जो एफ की डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द एफ की डायरेक्शन लाइक दिस। बाकी हम सबको पता है क्या होता है, अगर हमारे ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या होना चाहिए, ये क्लोज्ड वेक्टर ट्रायंगल होना चाहिए। यानी अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से मैं अदर जा रहा हूं, फिर मैं इधर जा रहा हूं, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूं तो तीसरी फोर्स क्या होनी चाहिए, तीसरी फोर्स वापस आके यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो बेसिकली ये क्या होगी, ये आपकी आर वाली फोर्स होगी, इसकी आपको लेंथ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये स्केल नहीं बोलते तो तुम जो है वो बस यहाँ पे एस्टिमेट कर लेते लेंथ, ठीक है, यू वुड हैव जस्ट एस्टिमेटेड लेंथ। ये सबको समझ में आया? बाकी अब इससे क्या पता लग रहा है कि यूजुअली हम एग्जाम में नहीं लेके जाते थे, व्हाट वी डिड नॉट यूज टू टेक द प्रोट्रैक्टर्स। तो इस दफा प्रोट्रैक्टर, कंपास, स्केल, तीनों चीजें लाजिमन लेके जानी है, क्योंकि ऐसा हमारे पास पार्ट आ सकता है। हाँ कर दो, लेबल कर दो, एनोटेट कर दो, 25 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। शुड वी ड्रॉ फोर्स 1800 टू एंगल 25 विद वर्टिकल हियर? यस, देखो ना, यहाँ पे देखो फोर्स कैसी दी हुई है, फोर्स 1800 दी हुई है, और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है, वर्टिकल के साथ दिया हुआ है मुंह सब। तो तुम देर फोर ये जो 25 डिग्री वाला जो है ये वर्टिकल के साथ ही बनाओगे। अच्छी बात क्या है, वेट वर्टिकल होता है, वर्टिकल वेट के साथ ही तुमने 25 डिग्री बना दिया। सही है, सबको समझ में आया ये कैसे बनाना है? ये आपकी ज्योमेट्री की क्लास हो गई। दिस इज बेसिकली अ ज्योमेट्री क्लास दैट हैज हैपेंड ओवर हियर। ये आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में ज्योमेट्री में करा करते थे। मार्क्स है इस एंगल के, मार्क्स लेबल करने के लिए, लेकिन आपने एंगल एक्यूरेट बनाना है, क्योंकि इट इज रिटन दैट द एग्जामिनर विल चेक द एंगल्स। ही विल चेक इफ इट इज 25 डिग्री एंड ही विल चेक कि आपकी नीचे वाली लाइन का ऑटोमेटिकली 37 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ये सब चेक करेगा। सही है बेटा, आगे चलूं? सबको वेक्टर ट्रायंगल वाली चीज भी याद है ना भाई, क्लोज्ड होता है वेक्टर ट्रायंगल इक्विलिब्रियम में। ये भी हमने बात यहाँ पे बनाई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, the tree exerts a pressure of 150 kilopascals on the top of the post. Determine the surface area of the tree in contact with the post. बहुत आसान है। अब आसान पार्ट शुरू हो गए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे फोर्स डिवाइड बाय प्रेशर करना पड़ेगा। तो मेरी फोर्स क्या थी, 1800 थी, और मेरा प्रेशर क्या है, 150 किलो पास्कल है, राइट। 1800 कहां से आ गई फोर्स, ये पोस्ट वाली फोर्स है ना, सो दैट्स वाई। कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ। 0.012, ओके, 0.012 मीटर स्क्वायर आ गया। सर एक सेकंड ऊपर करिएगा, ये लो पूरा पेज देख लो, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। सही है, अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, अब क्या दिया हुआ है, टू प्रोग्रेसिव वाटर वेव्स एक्स एंड वाई ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स विद डिस्टेंस फ्रॉम ए एट एन इंस्टेंट इन टाइम इज शोन इन फिगर 3.1। ओके, सो यू हैव बीन गिवन a displacement distance graph, okay? अच्छा, स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एक्स। वेव एक्स का एम्पलीट्यूड क्या है भाई, 5 नहीं है, 10 है। क्या हो गया भाई, यही यही होता है। P2 में क्यों नहीं आते मार्क्स, क्योंकि हम पता नहीं क्या करके आते हैं। और इसको सिर्फ 10 नहीं लिखेंगे, इसको 10.0 लिखेंगे, बिकॉज आप कैसे पढ़ सकते हो वैल्यूज, यहाँ पे 11 होंगी, 12 होंगी, अच्छा 10 भी लिख सकते हो आई थिंक। सही है, ये तो हमारे पास इसी तरह ही है, सो हम इसको 10 भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। बोथ वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज, डिटरमिन द स्पीड ऑफ वेव एक्स। कैसे निकालेंगे स्पीड, 6.4, वेरी गुड, वी विल यूज v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 16 दी हुई है, लैम्डा क्या है, लैम्डा ये रहा 0.4, राइट। वेव x, एक वेव जो है वो कितने डिस्टेंस में कंप्लीट हो रही है, 0.4 में कंप्लीट हो रही है, तो 16 इंटू 0.4 कर दिया। क्या आ गया आंसर, 6.4 आ गया, एक बच्ची ने भी दी है 6.4 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ गया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर एक्स एंड वाई आर कोहेरेंट। हाँ जी, आर दे कोहेरेंट, यस दे आर कोहेरेंट। एंड क्यों है कोहेरेंट, बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यस। और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है, क्या डिफरेंस है फेज में, 180 degree, very good. So you can clearly see that the crest aligns with the trough, the crest aligns with the trough, crest with trough, crest with trough, crest with trough। ये वाली केस क्या हो गई आपकी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई। तो आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल जो है वो ये हमारे पास कोहेरेंट है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है देखने की, वो ये होती है कि आप ये भी देख सकते हो कि दोनों की वेवलेंथ बराबर है। तो यू कैन सी वेव एक्स की भी वेवलेंथ 0.4 है,
और वेव वाई की भी वेवलेंथ जो है वो 0.4 है। इस तरह से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, यस दे आर कोहेरेंट, oops, coherent as they have a constant phase difference 180 degrees। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है सर? कांस्टेंट पाथ नहीं, पाथ डिफरेंस तो नजर ही नहीं आएगा डायग्राम में। पाथ डिफरेंस तो मैं नजर आ रहा है डायग्राम में। एक ग्राफ के अंदर पाथ डिफरेंस तो नहीं पता लग सकता? पाथ डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफरेंस इन द पाथ्स। क्या तुम्हें डायग्राम दी हुई जिसमें पाथ नजर आ रहे हैं तुम्हें दोनों के? नहीं, तो पाथ डिफरेंस तो मेंशन नहीं करेंगे हम। सही है। और दूसरी बात ये होती है कि कोहेरेंट का पाथ डिफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोहेरेंसी का फेज डिफरेंस से ताल्लुक है, तो हम वहां पे ये वैसे भी नहीं लिखेंगे। एक सेकंड, आंसर देखना। अच्छा देख लो सर, बिफोर यू प्रोसीड आई हैव अ माइन्यूट डाउट एंड दैट इज व्हेन डू वी नो दैट लाइक इन वेक्टरिंग इट्स एरोज हेड एंड हेड जॉइन टुगेदर? बेटा लुबना, हमने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है क्लास में, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से। मनाइल बेटा जब देख लो तो मुझे बता देना। डन, ओके। बेटा आपको क्या लिखा हुआ है? आपको ये लिखा हुआ है कि द ट्री इज इन इक्विलिब्रियम। सही है बेटा, it has been written that the tree is in equilibrium. So what does that mean? If it is in equilibrium, that means that the net force on it is zero। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी तुम्हारी, रिजल्टेंट आना चाहिए तुम्हारा, वो क्या आना चाहिए? वो जीरो आना चाहिए। कब आएगा वो लुबना? लुबना वो जीरो तब आएगा जब तुम स्टार्ट भी उसी पॉइंट से करोगी, और जब पूरा ट्राइंगल घूम के आओगी तो तुम एंड भी उसी पॉइंट पे करोगे। जब तुम्हारा स्टार्ट और स्टॉप सेम जगह हुआ होगा तो तुम्हारा नेट फोर्स क्या आ रही होगी, या तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा? वो जीरो आ रहा होगा। जब भी क्या किया है हमने, हमने जो है वो इसको क्लोज वेक्टर ट्राइंगल किया है। पहले अगर हम एफ से ऊपर जा रहे हैं, फिर हम वेट से नीचे जाएंगे, फिर हम आर से वापस से अपने स्टार्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तुम्हारे पास एक क्लोज्ड वेक्टर ट्राइंगल होगा, ये हमेशा। ठीक है सर, ओनली टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर आस्क्ड इन P2, राइट? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे और भी फेज डिफरेंसेस आस्क किए जा सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और पाथ डिफरेंस की बेसिस पे उसको कमेंट करना, वो 0 और 180 वाले। बट ये ऐसी कोई बात नहीं है कि 90 डिग्री या 270 डिग्री नहीं हो सकते फेजेस, और भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो तुम्हें उधर देखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? वेव एक्स एंड वाई सुपरपोज टू फॉर्म a resultant wave. On figure 3.2, sketch the variation of displacement of the resultant wave with distance a at the instant of time shown in figure 3.1. So we need to draw the superposition वाला ग्राफ। ये तो सबको ही आता है ना? इजी पीजी। कैसे करेंगे भाई? देखो, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी 0 प्लस 0 0। सो यहाँ 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 ये सारे, इन सारे डिस्टेंसेस में क्या होगा? हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, बिकॉज दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, इन सारे पे मैं 0 0 मार्क कर लेता हूँ। 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। अब क्या करूंगा? अब मैं इधर देखूंगा, देखो 10, ये क्या है? -20। आंसर क्या आएगा? -10 आ जाएगा ऑब्वियसली। सो मैंने जो है वो क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे -10 पे निशान लगा लिया। ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा? अब मैं इधर आऊंगा, इधर देखूंगा, ये क्या है? 20, ये क्या है? -10। आंसर क्या आएगा? +10 ऑब्वियसली। तो अब मैं क्या कर लूंगा? मैं +10 जाके लगा लूंगा इधर। एंड देन फिर वही केस रिपीट हो रही है। ये क्या हो जाएगा? -10, ये क्या हो जाएगा? +10, ये क्या हो जाएगा? -10। इजी पीजी। सो लेट्स जो है वो जल्दी से डू दैट। सो आई कैन जो है वो पुट दिस ओवर हियर, आई कैन पुट दिस ओवर हियर, एंड आई कैन पुट दिस ओवर हियर, एंड नाउ आई विल ड्रॉ माई ग्राफ लाइक दिस। ग्राफ्स और डायग्राम्स पेंसिल से बनेंगी, पेन से नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर आपने पेन से बना दी और वो गलत हो गई तो वो 2 मार्क्स या जितने भी मार्क्स होंगे वहां पे, वो आप क्या कर लेंगे? भूल जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि फिर आपने अगर कोई गलती कर दी तो फिर वो नहीं हो सकता सही। हाँ, अलबत्ता आपने एक दफा पेंसिल से बना दी, आप श्योर हो गए, फिर आपको उसको पेन से ट्रेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो पेंसिल नजर नहीं आ रही तो फिर कर लें, लेकिन एक शार्प एचबी पेंसिल लेके जाइएगा। ठीक है, एचबी होती है, डार्क होती है, वो नजर आ जाती है, उसके ऊपर पेन फेरने की जरूरत नहीं होती। मैंने आज तक अपने एग्जाम में कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ पेन से नहीं किया, सारे पेंसिल से ही किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार आ गया। तो आप लोग भी जो है वो पेंसिल से ही कर लीजिएगा, खुदा का वास्ता है। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ वेव एक्स इज आई एक्स, द इंटेंसिटी ऑफ वेव वाई इज आई वाई। सर पॉइंट्स को सर्कल करना जरूरी होता है? अच्छा, पॉइंट्स को सर्कल करना जरूरी क्यों होता है? देखो, तुमने डॉट लगाया, अब देखो
जब तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से गुजरेगा लाइन, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा पॉइंट कहाँ था वो नजर आना बंद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसलिए सर्कल बनाते हैं ताकि हमें खुद भी याद रहे कि भाई पॉइंट कहाँ था। अगर हमें मिटाना पड़ गया, दोबारा से उसको ट्रेस करना पड़ गया, तो वो ये ना हो कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और दूसरा एग्जामिनर के लिए भी भाई कि वो देख ले कि पॉइंट कहाँ था। सर मैंने कर्व्ड बनाया है, बेटा कर्व्ड ही तो बनाया मैंने भी, मैंने क्या बनाया वरना। सर आई यूज मैकेनिकल पेंसिल। बेटा एचबी पेंसिल लिखा हुआ होता है एग्जाम के फ्रंट पे, एचबी पेंसिल ले जाओ, खुदा का वास्ता मैकेनिकल को छोड़ दो। कर्व्ड ही तो बनाया बनाया, ये कर्व है, ये यू नहीं है, ये यू नहीं बनाया मैंने, वी शेप नहीं बनाया, कर्व्ड है ये। दिस इज कर्व्ड, यू हैव टू ड्रॉ कर्व लाइक दिस। ठीक है, ये कर्व्ड ही है, जो तुमने बनाया वो सही बनाया है। सही है बेटा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिटरमिन द रेशियो करना है आई एक्स ओवर आई वाई। कैसे करेंगे भाई, इस ग्राफ को इस्तेमाल करके आई एक्स ओवर आई वाई, आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर्ड कर देंगे, यानी एम्पलीट्यूड्स वाला रेशियो कर लेंगे, बिल्कुल। सो लेट्स डू दैट। हम क्या कर लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि आई एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर्ड विल इक्वल टू आई वाई ओवर ए वाई स्क्वायर्ड। ये तो हमें आता ही है, तो मैं इसको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, ये तो हमने बहुत दफा प्रैक्टिस कर लिया अपने कोर्स में। अब अगर मुझे आई एक्स ओवर आई वाई निकालना है, तो मुझे ए एक्स स्क्वायर्ड डिवाइड बाई ए वाई स्क्वायर्ड करना पड़ेगा, राइट। ए एक्स क्या है, एक्स का एम्पलीट्यूड 10 है, सो 10 स्क्वायर्ड। और y का एम्पलीट्यूड क्या है, y का एम्पलीट्यूड 20। अच्छा दूसरी बात देखो, सेंटीमीटर में है दोनों, लेकिन मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे सेंटीमीटर्स, राइट। ऊपर भी सेंटीमीटर लिखूंगा, नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 20 स्क्वायर, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। व्हाट्स द आंसर, 0.25। यस, सो वी विल राइट 0.25 एज द आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर। एक और सवाल कर लेते हैं। आई थिंक ये अगला वाला सवाल भी बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे। फिर हमारे पास कितने सवाल रह जाएंगे, यंग मॉड्यूलस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और रेडियो एक्टिविटी का है, ठीक है। बाकी कल जो है वो हम 3 कर लेंगे। हाँ, देखो मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि अगर एक दो पार्ट मुश्किल आ जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे पार्ट्स बहुत मुश्किल होंगे, ठीक है जी। एक पार्ट मुश्किल आ गया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी, इट विल बी डूएबल। तो एक चीज नहीं हो रही, मैंने आपको भी दिखा दी, उसमें शो दैट करके लिखा था। आप आगे का अपना सवाल कंटिन्यू कर सकते हो उसको, और उसके मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकते हो, बस आंसर वाला मार्क आप नहीं ले सकते फिर उसमें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, एग्जाम में नहीं हो रहा, आगे चलो, ठीक है, और सवालत करो, बाद में आके उसको एंड में आके देख लेना। क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h1 above the ground and falls vertically downwards। ओके, सो हमने एक बॉल को u इक्वल टू 0 से क्या किया था, ड्रॉप किया था। ड्रॉप करती है और एक हाइट h1 से ये ड्रॉप करती है, ठीक है जी। इट ड्रॉप फ्रॉम हाइट h1, ड्रॉप करके ये जमीन पे आके लग गई। द बॉल कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक वर्टिकली अपवर्ड्स रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट h2। ओके, तो ये बॉल ऊपर गई और ऊपर जाते हुए इसने कोई मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, और ये जो लेंथ आ रही है वो हाइट h2 आ रही। मुझे ये बताओ, जब इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट रीच कर ली होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वेरी गुड। सो मैक्स हाइट वाली चीज याद रखना, when the velocity then the when I reach maximum height the final velocity becomes 0। अच्छा, figure 4.1 shows the ball just before and just after hitting the ground। तो आपको जो है वो ग्राउंड वाली केसेस दिखाई हुई आपको नजर आ रही होगा। The ball has mass 0.25 kg and it is in contact with the ground for 0.18 seconds। Just before the ball hits the ground its speed is 5.2, just after it leaves the ground its speed is 3.6। Air resistance acting on the ball is negligible। State and explain whether the collision is elastic or inelastic। Is it elastic or is it inelastic? Isaac is saying not elastic. Why not elastic? Yes, because the kinetic energy was not conserved। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि स्पीड कम है। सो वी कैन से दैट inelastic as kinetic energy was not conserved, was not conserved in the reaction। अच्छा, अवॉइड राइटिंग स्पीड इज डिफरेंट, बिकॉज स्पीड से नहीं पता लगता।
काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, वरना अगर स्पीड देनी है तो फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के बारे में लिखोगे, ठीक है, फिर पूरी बात करोगे, सिर्फ स्पीड नहीं। सही है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड, ये भी बहुत कॉमन पार्ट है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है? हाउ डू वी फाइंड चेंज? बस एम ही लगा देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तब भी आपने चेंज निकालना हो, आप क्या करोगे, आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसके लिए मुझे कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, हमारे पास मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट्स से अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू बॉल का मास। ठीक है, और 3.6 क्योंकि अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव में ही ले लूंगा। सो आई विल टेक 3.6, और बॉल का मास क्या दिया हुआ था, 0.25 kg। ये आ गया फाइनल मोमेंटम, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है तो माइनस एज इट इज लिख दूंगा। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 5.2 इंटू बॉल का मास, लेकिन बिकॉज 5.2 इज डाउनवर्ड एंड आई सेड अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो मुझे 5.2 को नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तो मैं ले लूंगा -5.2 एंड देन 0.25 एंड वी विल गेट द आंसर। तो लेट्स कैलकुलेट 3.6 इंटू 0.25 प्लस 5.2 इंटू 0.25। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। So we are getting a change in momentum of 2.2 kg meter per second. Any problem in this? Okay. Determine the average force. हाँ जी, फोर्स कैसे निकलती है अगर चेंज इन मोमेंटम पता लग जाए? Impulse by time, यानी बेसिकली चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट? द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2.2, टाइम कितना था, टाइम बताया था इन लोगों ने, हाँ 0.18 सेकंड बताया था, मैंने 0.18 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। व्हाट्स द आंसर? 12 आ रहा है आई थिंक, 12, हाँ ठीक है, 12.222 आ रहा है। सो ये आ जाएगा मेरे पास 12, टू सिग्निफिकेंट, मैंने ये लिख लिया। ये देख लो कितने आसान आसान पार्ट है, एक, तीन और पांच, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे फ्री के मिल गए। इससे ऊपर वाला सवाल भी फ्री का ही था, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो H2/H1। हाउ कैन वी डू दिस, H2/H1? ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कर सकते हो बहुत आराम से। फिर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड। और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, काइनेमेटिक से भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं अब तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को जैसे भी करना है, तो यू कैन डू इट आइदर वे। आई एम गोइंग टू शो यू यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं लगाऊंगा, तो यहां पे जितनी मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी है, उतनी मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज आया है, राइट? बिकॉज मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या हो गई, 5.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहुंच गई। तो मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूं। दूसरा इधर क्या लग जाएगा, इधर देखो, जितनी मेरी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है, क्योंकि मेरी काइनेटिक पहले स्पीड पहले 3.6 थी, फिर 0 हो गई, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है, उतना क्या आया होगा, उतना इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल आया होगा। सो हम इस तरीके से करके दोनों तरफ से हम जो है वो H1 और H2 निकाल के फिर उनको डिवाइड कर सकते, राइट? सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फर्स्ट केस। आई एम गोइंग टू से द डेल्टा के ई is equal to the delta GPE। सही है। डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट तो जीरो है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बस हाफ एम वी स्क्वायर कर लेते हैं। तो 0.25 और 5.2 की स्पीड दी हुई है, तो मैं इधर कर लेता हूँ हाफ 0.25 एंड देन 5.2 स्क्वायर विल इक्वल टू जीपीई। जीपीई क्या हो जाएगा, मास 0.25 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 है, और हाइट h1 है, ऑब्वियसली है ना, इस केस की h1 ले ली। ये 0.25 कैंसिल हो गया, h1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। ये आ गई हमारी h1 की वैल्यू, 5.2 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.81। सो वी आर गेटिंग, अच्छा एक काम करते हैं, उसको अभी फिलहाल इतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है ना ये, इसको आखिर में कर लेंगे, H2 डिवाइड बाई H1। ठीक है, और बाकी जो है वो मैं सेकंड को भी इस तरह ही सॉल्व कर लूंगा कि भाई जो भी मेरा डेल्टा जीपीई आ रहा है, तो वंस अगेन डेल्टा के ई से ही आ रहा होगा। वंस अगेन व्हाट आई कैन सी, डेल्टा जीपीई कैसे निकलेगी, मैंने हाइट H2 गेन करी, तो वही mgh2 कर दूंगा। सो मास क्या था, मास 0.25 था, ग्रेविटेशन एक्शन 9.81 होती है, H2 आ गया। और डेल्टा के ई कैसे निकल आएगी, आपकी स्पीड पहले 3.6 थी, अब 0 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया। सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन राइट हाफ
and then 0.25 and then your what was this was 3.6 square. ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता देता हूं, हमने ये क्लास में करी थी आई बिलीव, लेकिन जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं ना बेटा, तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम मैग्नीट्यूड्स में इंटरेस्टेड है। सही है। तो हम अगर यहाँ पे प्रॉपरली करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली 0 स्क्वायर माइनस 5.2 स्क्वायर होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। लेकिन मैं नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ इक्वेट नहीं करना चाह रहा, मैं मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यार एक साइड डिक्रीज होगी दूसरी साइड इंक्रीज होगी। तो फिर बेसिकली डूइंग इट बिट फास्टर, करना भी चाहो फिर माइनस साइन बाद में हटाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में कर रहा हूँ इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी अब देखो, मैं 3.6 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर नहीं कर रहा, मुझे पता है क्या होगा, तो मैंने बस उसको ऐसे ही इक्वेट कर रहा हूँ, उसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ। ये आ गया। हम इधर भी H2 कैलकुलेट कर लेते हैं। H2 हो जाएगा 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81। सही है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, दोनों ज्यादा सिग्निफिकेंस तक। सो मेरे पास जो H1 आ रहा है वो 1.37818 आ रहा है, और H2 जो है वो 3.6 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81, तो ये आ रहा है 0.66055। एंड नाउ वी कैन वर्कआउट क्या निकालना है, H2 ओवर H1। So H2 over H1 will equal to 0.66055 divided by 1.37818, 0.479 आ रहा है, 29। कितना लिख लेंगे, टू सिग्निफिकेंट कर लेते क्योंकि सारी वैल्यू चूजिंग चल रही थी ऊपर, तो 0.48 लिख लें। दैट शुड बी द फाइनल आंसर। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। सो लेट्स रिज्यूम विद व्हाट यू वर डूइंग यस्टरडे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है वो इसका ऑल्टरनेट काइनेमेटिक्स वाला तरीका भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी सवाल का हमने कल एनर्जी कंजर्वेशन से देख लिया था, अब हम इसको काइनेमेटिक्स से देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली देखो, व्हाट यू कैन सी इज दैट द इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, आपको हाइट मालूम करनी है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। राइट, सो दिस कैन आल्सो बी मॉडल्ड वाया अ काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और सबको समझ में आ रहा हो कि मुझे डिस्टेंस और वेलोसिटीज को लिंक करना है, तो आई कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई एम गोइंग टू यूज v square equals to u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अच्छा, अब मेरी v क्या है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस केस सिनेरियो अभी फिलहाल, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लूं अभी फिलहाल, तो मेरा जो v है वो पॉजिटिव मिल जाएगा 5.2। सो 5.2 का स्क्वायर, u क्या हो जाएगा, u जीरो था तो u जीरो ही ले लेंगे हम, तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगी 9.81 तो वो ले ली, और डिस्टेंस s जो होगा वो मेरी हाइट h1 होगा। राइट, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस h1, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81। यू कैन सी दैट ये बिल्कुल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ऊपर वाली कल वाली वर्किंग से। राइट, सिमिलरली वी कैन अप्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर द सेकेंड पार्ट इज वेल। अच्छा, इसके लिए मैं कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। ठीक है, आप कन्वेंशन चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, ना भी करना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है, बस साइंस प्रॉपर्ली डालना। सो इनिशियल वेलोसिटी अब 3.6 है, और मेरी फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। राइट, सो लेट्स राइट दिस डाउन, इनिशियल वेलोसिटी इज 3.6 का स्क्वायर एंड ओके ओनली वन जो है वो रिस्पॉन्स। अच्छा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 3.6 स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है सो माइनस 9.1 ले लिया, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। वंस अगेन यू कैन डू द कैलकुलेशन, ये 3.6 स्क्वायर जब उधर भेजूंगा तो माइनस 3.6 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस 9.1 हो जाएगा। राइट, एंड यू कैन वंस अगेन सी कि ये बिल्कुल वही हो रहा है जो कि हमने कल यहाँ पे किया था। राइट, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ h2 एंड h1 लाइक दिस एज वेल, और फिर आप चाहो आप जो है वो h2 ओवर h1 करके अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। राइट, सो यू कैन इवन डू इट विद काइनेमेटिक्स, और यू कैन हैव डन इट विद योर एनर्जी कंजर्वेशन। अप टू यू था कि आपने जैसे भी करना था। 3 मार्क्स के लिए आपको बेसिकली दो सेपरेट केसेस सॉल्व करनी थी, और फिर आखिर में h2 ओवर h1 करना था। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, और आगे जाके अब हमने क्या करना है, अब क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द यंग मॉड्यूलस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यंग मॉड्यूलस? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। राइट, सो राइट इट प्रॉपर्ली, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस
to strain. It is the ratio of stress to strain. फिर क्या लिखा हुआ है? अ वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 0.81 मीटर्स, ये क्या दी हुई है? वायर की एल नॉट दी हुई है, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 0.81 मीटर है, is made of a metal with Young modulus 95 gigapascals. The wire obeys Hooke's law and has a constant cross-sectional area. Figure 5.1 shows the force extension. क्या बोल रहे हैं? Determine the sectional area of the wire. Voice gone. Continue. अच्छा ठीक है, सही है। तो बेसिकली क्वेश्चन ही पढ़ा था यहाँ तक मैंने। आपके पास क्या लिखा हुआ? आपके पास लिखा हुआ है ओरिजिनल लेंथ आपकी ये है और आपकी यंग मॉड्यूलस आपको यहाँ पे दी हुई है, राइट? एंड देव आल्सो गिवन यू द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। बस यही पढ़ा है अभी तक। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है वो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। सो हाउ डू वी वर्क आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया? एनी आइडिया? वेरी गुड मूसब। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इट इज ई इक्वल्स टू एफ इंटू एल नॉट ओवर एरिया इंटू डेल्टा एल, या फिर एक्स, या एक्सटेंशन जो भी बोलना चाहो डेल्टा एल को। एक काम करते हैं, ई बोल देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिफरेंशिएटेड रहे। तो आप यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? देखो, आपको एरिया निकालने के लिए अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मुलास कौन कौन से हैं? एक तो स्ट्रेस का है, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, ठीक है जी, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो वो तो नहीं निकाल सकता मैं बैठ के। अच्छा दूसरा और क्या है? दूसरा आपके पास जो है वो यंग मॉड्यूलस वाला ही फॉर्मूला रह जाता है फिर। तो आपने यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लिखा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको एल नॉट की वैल्यू पता है, आपको एफ की भी वैल्यू पता है, ई की भी वैल्यू पता है। कैसे पता है भाई? कोई भी उठा लो, यहां से एक फोर्स उठा लो और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन उठा लो, सिंपल। आपके पास एक फोर्स और एक एक्सटेंशन की वैल्यू भी आ गई, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू भी आपको पता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है? बेसिकली आपने एरिया निकाल लेना है, राइट? सो वी जस्ट गोइंग टू डू दैट। मैं एरिया को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? एफ इंटू एल नॉट डिवाइड बाई एरिया इंटू ई। सो एफ क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा मेरा, सॉरी एफ ये रहा 500, हमने पढ़ना था तो हमने 500 लिख लेना है। ओरिजिनल लेंथ जो है वो मुझे दिख रही 0.81 मीटर्स की, ठीक है जी। एरिया लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पे, राइट, यंग मॉड्यूलस, राइट, बिकॉज यंग मॉड्यूलस यहाँ नीचे आएगा, एरिया ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया यंग मॉड्यूलस, क्या हो जाएगा? 95 गीगा पास्कल्स। सो 95 इंटू 10⁻⁹, एंड एक्सटेंशन क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे 4 नहीं है ये, 4 इंटू 10⁻³ है, राइट। तो एक्सिस को भी लाजिमन देख लेना। ये करके आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एरिया आ जाएगा। व्हाट्स द एरिया कमिंग आउट टू बी? और इतने डेड डेड क्यों बैठे हो भाई? सारे हैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से तो A2 वाले कर रहे हैं पास पेपर, हालांकि उनके पेपर्स जो हैं वो ज्यादा मुश्किल होते हैं। तुम लोग ऐसे मरे हुए बैठे हो जैसे पता नहीं कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। क्या हुआ भाई? तबीयत सेट नहीं है? 1.06 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, लेट्स सी। सो एरिया जो है मेरे पास 1.065 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, और बिल्कुल जो है वो आप लोग सही आंसर दे रहे हो। 2SF तक हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 2SF क्यों? क्योंकि दीज टू वैल्यूज आर 2SF, राइट? सो लेट्स जस्ट राउंड ऑफ टू 2SF। 1.1 इंटू 10⁻⁻6 मेरा क्या हो गया? आंसर हो। अब क्या बोला हुआ है? द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज इनिशियली दिस मच, डिटरमिन द वर्क डन टू इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ द वायर टू दिस मच। सो हाउ डू वी डू दिस? मुझे अगर अपनी एक्सटेंशन 2 से 3 करनी है, एरिया अंडर द ग्राफ कर लूंगा। इस डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स वाले चैप्टर में बेसिकली बस यही गिने चुने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने बस यही देखना है। ग्राफ दिया हुआ होगा और ग्राफ के थ्रू ही आपको कुछ बोला हुआ होगा करने को। सो बेसिकली मुझे जो है वो क्या करना है? ये एरिया अंडर द ग्राफ ले लेना है इन गोइंग फ्रॉम 2 to 3, राइट? यही बोला भाई पहले से आप 2 पे मौजूद थे, आपको 2 से कहाँ जाना है? आपको 2 से 3 जाना है, सिंपल। सो वी विल यूज द एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम। सो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। लेट्स डू हाफ। ए क्या होगा? अच्छा ए और बी आपकी पैरेलल साइड्स होती है, राइट? इसकी लेंथ कितनी आ रही है? ए की 250 आ रही है। बी की कितनी आ रही है? बी की आ रही है, बी की इधर इसके बीच में आ रही है, आई बिलीव, राइट? आई थिंक इट्स बिटवीन द टू बॉक्सेस। Yeah, it looks like, sir, area gives elastic potential. Yes.
और इलास्टिक पोटेंशियल तुम्हारे पास कहाँ से आ रही होगी, वही वर्क डन के थ्रू आ रही होगी ना बेसिकली तुम्हारे पास। द वर्क डन इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही है बेटा, ये 375 है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो अपने ग्राफ्स को हाफ स्मॉल बॉक्स तक सही पढ़ना है। अगर ये स्मॉल बॉक्स है, इसके हाफ तक आपने सही पढ़ना होता है इसको। ठीक है, ये नहीं करना कि अगर आपकी लाइन यू इंटरसेक्ट कर रही है, आप जो है वो ऊपर ही अज्यूम कर रहे हो ऊपर वाले ले रहे हैं, नहीं। आपने हाफ स्मॉल बॉक्स तक रीड करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने जो है वो 250 प्लस बाकी क्या हो गया, 375 हो गया। और हाइट क्या हो गई, हाइट जो है वो इन दोनों के बीच की लेंथ हो जाएगी, 3 - 2 हो जाएगी बेसिकली, यानी 1 हो जाएगी। और कन्वर्जन क्या थी हमारे पास, 10⁻³ लिखी हुई एक्सिस पे। तो हम ये करके निकाल सकते हैं कि भाई हमें कितना एरिया लगेगा, सॉरी कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी इलास्टिक पोटेंशियल आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, सो लेट्स डू 0.5 इंटू 250 प्लस 375 इंटू 1 इंटू 10⁻³ So are we getting 0.31? Yep. So we're getting 0.31 joules. तो मैंने इधर क्या कर लिया, मैंने इधर 0.31 joules लिख लिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज to the component. ठीक है, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज टू दी कंपोनेंट। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। अच्छा एक सेकेंड दो, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, और इसके अंदर फर्दर आप इसको ये भी बता सकते हो कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज टू द कंपोनेंट कन्वर्टिंग, या एक सॉरी इसको थोड़ा और बेटर करके लिख लेते हैं इधर। ठीक है, वैसे तो ये ओके है, बट ज्यादा बेटर क्या है हमारे पास वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इट इज गोइंग टू बी द electrical energy transferred per unit charge to the component, converting it to other forms of energy। जो पीडीएफ में लिखवाया है अगर वो लिख लोगे तो उसमें आपके पास गारंटी होगी कि आप जो है वो चाहे जो भी मार्क्स स्कीम हो, क्योंकि मार्क्स स्कीम टू मार्क्स स्कीम कभी कभार हमारे पास ये चेंज भी हो जाती है डेफिनेशंस। इन व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू इन द पीडीएफ्स वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, अ सर्किट कंटेन्स 4 resistors and a battery of electromotive force EMF 8 volts with negligible internal resistance. When the variable resistor has resistance R, the currents in the circuit are this and this as shown in figure 6.1. Okay, so you've got 8 volt battery, ये तकरीबन 0.030 एम्पेयर्स क्या कर रही है, आपको बाहर दे रही है। और इसमें से I2 यहाँ जा रहा है और बाकी जो है वो आपके पास I1 यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बेसिकली आपके दो करंट्स हैं जो स्प्लिट कर रहे हैं। बाकी ये 210 है, ये 430 है, 240, और इसकी रेजिस्टेंस हमें अभी फिलहाल आर दी हुई है। ओके, determine the charge passing through the battery in a time of 4 minutes. So how do we work out the charge passing through the battery in a time of 4 minutes? Q equals to IT. So अगर आपको चार्ज निकालना हो यूजिंग करंट, तो आपने बेसिकली क्या करना है, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। सो जो भी आपका करंट था 0.030, इसको आपने 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर लिया, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, सो देयरफॉर 4 इंटू 60 कर देंगे। व्हाट्स द आंसर, 7.2 कूलम्स। थैंक यू। तो हमारे पास जो है वो ये टू सिग्निफिकेंट है हमारे पास सारी डेटा, तो हम इसको टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेंगे, 7.2 कूलम्स कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट I1। हमने अब क्या करना है, हमने ये अब I1 निकालना है। एनी आइडिया हाउ वी कैन वर्क आउट दिस I1? V इक्वल्स टू IR करेंगे। ठीक है, वोल्टेज क्या लेंगे, 8 लेंगे, रेजिस्टेंस क्या लेंगे, यस वेरी गुड। सो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है, राइट। सो दैट मींस कि इस वाले पार्ट की भी जो वोल्टेज होगी इन दोनों के अक्रॉस वो 8 वोल्ट आ रहा है, और इस वाले पार्ट की भी इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा, 8 वोल्ट होगा, राइट। सो नाउ आई नो दैट देयर इज 8 वोल्ट अक्रॉस दिस होल ब्रांच, एंड मुझे इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम है,
तो मैं इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके इसका करंट निकाल सकता हूँ. सो आई विल यूज V इक्वल्स टू आई आर. V मेरा 8 है, करंट मेरा I1 है, रेजिस्टेंस जो है वो मेरी 430 प्लस 240 हो जाएगी. एंड नाउ आई कैन वर्क आउट दिस I1. So 8 divided by 430 plus 240. 0.01 बस, और कुछ नहीं आ रहा. 0.012 आ रहा है. ठीक है, तो 0.012 एम्पेयर्स कर लेंगे. टू सिग्निफिकेंट हम इसको लिख लेंगे, तो ये हमारे पास टू सिग्निफिकेंट वैल्यू ये हो जाएगी 0.012. ठीक है, एक सेकंड मैं भी चेक कर लूं क्योंकि कुछ बच्चे कुछ और आंसर दे रहे हैं. आई जस्ट नीड टू चेक. Basically, what you are getting over here is 0.0119. ठीक है, तो आपने जो है वो इस 9 की मदद से इसको यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ कर दिया, तो देयरफॉर ये 0.012 बन गया. अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है कैलकुलेट I2. अब हमने क्या करना है? हमने I2 निकालना है. वेरी गुड, परफेक्ट हो गया. भाई आपको पता है यही टोटल करंट इन दोनों में स्प्लिट कर रहा है. सो बेसिकली 0.030 में से आप ये 0.012 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको I2 मिल जाएगा. राइट, सो वी कैन राइट 0.030 माइनस 0.012 will equal to I2, and the answer is 0.018. ठीक है, तो वी आर गेटिंग 0.018 एम्पेयर्स. ये भी हमने टू सिग्निफिकेंट क्या कर दिया यहाँ पे लिख लिया. अब कैन आई डिटरमिन द आर? कैन यू डिटरमिन द आर नाउ? Yes, now you just need to apply V equals to IR on the upper branch. अब आपने बेसिकली V equals to IR लगाना है ऊपर वाली ब्रांच के लिए. ऊपर वाली ब्रांच का वोल्टेज क्या है? 8 वोल्ट है. ऊपर वाली ब्रांच का करंट क्या है? I2 है, जो कि आपने निकाल लिया. ठीक है जी, और आपने जो है वो R की वैल्यू निकालनी है. तो मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो मैं लिखूंगा V equals to IR on the upper branch. The upper branch has a voltage of 8. The current in the upper branch is I2. I2 की वैल्यू हमने निकाली 0.018. और रेजिस्टेंस क्या है अपर ब्रांच की? वो मैं लिख सकता हूं एज 210 प्लस R. राइट, सो मैं जो हूं वो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? 210 प्लस R लिख रहा हूं. अब मैं जो हूं वो R को सब्जेक्ट बनाऊंगा. सो 8 डिवाइड बाय 0.018 किया और 210 को उधर सब्ट्रैक्शन में भेज दिया. सो माइनस 210 विल इक्वल टू R. दिस इज द वैल्यू ऑफ R. 234.4 कह रही हैं हरीम. एक सेकेंड. यस, बिल्कुल 234.4 ओम्स आपके पास आ रहा है. टू सिग्निफिकेंट हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 230 ओम्स जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, बाकी आई थिंक बस इसका लास्ट सवाल नहीं, अभी ये इसका एक पार्ट रह गया. अभी कुछ गैल्वेनोमीटर करके हमारे पास सवाल आ गया. ओके, लेट्स सी दिस. द वेरिएबल रेजिस्टर इन बी is fitted with a scale so that its resistance can be accurately determined. ठीक है जी, तो आपके पास जो वेरिएबल रेजिस्टर था बी में, ये वाला, इसके अंदर क्या कर दिया? एक स्केल लगा दिया ताकि उसकी जो भी रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेटली डिटरमिन की जा सके. The resistor of resistance 240 ohm is now replaced by a new resistor X of unknown resistance. तो उन्होंने क्या कर दिया? एक दूसरा रेजिस्टर ले आए जिसकी अननोन रेजिस्टेंस X है. A galvanometer is connected as shown in figure 6.2. ठीक है, तो आपको 6.2 में दिखा दी गई कि भाई गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्टेड है. With reference to ratios of resistances, हमने ratios of resistances का रेफरेंस देना है. हमने एक्सप्लेन ये करना है कि हाउ दिस सर्किट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ X. तो हमने जो है वो X की रेजिस्टेंस क्या करनी है? यहाँ पे निकालनी है. अब ये इस पार्ट का कह लो दूसरा जो है वो आपके पास क्या है? मुश्किल सवाल है. ठीक है जी, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है कि यार दही देखो, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. जो चीज आप पोटेंशियोमीटर में करते आ रहे थे, मेनली जो इधर कॉन्सेप्ट क्या होगा वो ये लगेगा. राइट, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हमने गैल्वेनोमीटर को स्टडी किया है, तो हमने स्टडी ये किया है कि भाई ये नल मेथड में इस्तेमाल होता है. राइट, तो हम तब तक वेट करेंगे, यानी हम जो है वो इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और उतना चेंज करेंगे और उस वक्त रुक जाएंगे जब मेरा गैल्वेनोमीटर मुझे 0 दिखा रहा होगा, ताकि मैं इसको नल मेथड में इस्तेमाल कर सकूं. ठीक है, जब मुझे ये नल मेथड दिखाना शुरू कर देगा तो क्या मतलब होगा इस बात को?
अगर आप अपनी पोटेंशियोमीटर वाली बात याद करें तो हमारे पास कुछ ऐसा होता था सर्किट, something like this. You had some known EMF that you applied across the whole potentiometer, and then जो भी आपकी अननोन वाली EMF होती थी वो आप किसी लेंथ के क्रॉस लगाते थे। आप जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते थे वो आपको I इक्वल टू 0 कब रीड करता था? तब रीड करता था जब इस पार्ट का जो वोल्टेज होता था इतनी लेंथ का, the voltage of this much length that you have selected was equal to the voltage of the battery below। यही था ना, हम लेंथ को तैयारी करते थे और जब ऊपर की लेंथ हमें इतना वोल्टेज दे दे जो नीचे की बैटरी के बराबर है तो मेरा गैल्वेनोमीटर मुझे 0 रीड करके दे, राइट? सेम कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई ओवर हियर। if the galvanometer is reading 0 for me, then that means that the voltage of this part is going to be, if I say this is V1, then it is going to be equivalent to the voltage of this part, क्योंकि galvanometer 0 रीड कर रहा है, right? So the voltage of the 210 ohm वाला resistor will be equivalent to the voltage of the 430 ohm वाला resistor। Similarly, अब देखो ये जो V2 होगा ये क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे V2 की वैल्यू बता सकते तो V2 की वैल्यू कैसे दोगे? बोलोगे सर 8 में से मैं V1 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा मुझे V2 मिल जाएगा, राइट? मेरा टोटल वोल्टेज क्या है? मेरा टोटल वोल्टेज 8 है ना इसके अक्रॉस, दिस इज होल 8। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 8 में से ये V1 तो मुझे V2 मिल जाएगा, राइट? सो फ्रॉम देयर आई कैन एक्सटेंड द आर्ग्यूमेंट दैट बेटा मेरा जो नीचे वाला भी जो V2 होगा वो भी बराबर होंगे, यानी ये V1 भी बराबर है, और क्योंकि V1 बराबर है और V2 कैसे निकलेगा? V2 निकलेगा 8 माइनस V1 करके, तो क्योंकि दोनों केसेस में V1 बराबर है सो देयरफॉर दोनों केसेस में क्या होगा? V2 भी क्या होगा? मेरा बराबर होगा, राइट? ऐसा ही होगा। यहां तक क्लियर है सबको? So the setup on the left is called potentiometer on the left। ये वाला, हाँ ये वाला तो हमने पोटेंशियोमीटर में किया है ना, ये जो वायर था और इसके अंदर हम वैरी करते थे लेंथ और ये सारी चीजें। अच्छा, अब हमने ये बात समझ ली है। सो व्हाट डज दिस मीन? अब इसको समझो। देखो ऊपर वाली ब्रांच में करंट जो आ रहा था वो I1 आ रहा था और नीचे वाली ब्रांच में जो करंट आ रहा था वो I2 आ रहा था। हम अगर ये कह रहे हैं कि V1 V1 के बराबर है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये कि I1 इंटू 210, I1 into 210 which will give me V1 should be equal to I2 into 430, right? So I1 into 210 will be equal to 430 into I2। ये जो है वो दोनों की रिस्पेक्टिव V1 की वैल्यूज आ जाएंगी V इक्वल्स टू IR लगा के। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे? मेरे पास बराबर होंगे। अच्छा, दूसरे तरीके से मैं सिमिलरली इधर भी कह सकता हूँ, भाई देखो यहाँ पे भी I1 ही आ रहा होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। सो I1 यहाँ से भी जा रहा है और I2 जो है वो यहाँ से भी जा रहा है, तो यहाँ पे भी I2 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि V2 भी बराबर है सो देयरफॉर I1 इंटू जो भी इसकी रेजिस्टेंस होगी, इसको अगर मैं कह लूं R, तो I1R will be equal to V2 यानी I2 into X। सही है? नाउ व्हाट वी कैन सी, अगर मैं जो हूं वो ऊपर वाले फॉर्मूला में I1 और I2 को एक साइड पे ले जाऊं और बाकी चीजें एक साइड पे ले जाऊं, यानी मैं I1 ओवर I2 इधर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 430 ओवर 210। एंड अगर मैं I1 ओवर I2 इधर भी ले जाऊं, सब्जेक्ट बना दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये R ओवर, सॉरी ये X ओवर R के बराबर हो जाएगा। अब बात क्या समझने की है? बात ये समझने की, भाई देखो ये दोनों तो सेम है। सो बेसिकली व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल, the ratio of these two will be equal to the ratio of these two because both of them are equal to I1 over I2, and that is what the answer you want to write over here। आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे भाई देखो जब आपका गैल्वेनोमीटर हमें 0 रीड करके देता है तो आपके पास अगर मैं बॉटम वाला रेजिस्टर डिवाइड कर दूं बाय द टॉप वाला रेजिस्टर, that will be equivalent to this bottom वाला resistor divided by the resistance of this resistor, and then जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास जो है वो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो बेटा? आप इस तरीके से जो है वो अपनी अननोन रेजिस्टेंस X क्या कर सकते हो? यहाँ पे निकाल सकते हो।
सही है, क्लियर? इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, अ वेरी हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, इफ यू वांट मी टू गो ओवर इट अगेन आई कैन रिकैप इट अगेन एज वेल, ताकि आपको ना हो। वैसे 2 मार्क्स इसके जस्टिफाइड नहीं है, होने इसके 3 मार्क्स चाहिए थे, तो अब लेकिन क्या करें, खैर बहरहाल ठीक है। सो व्हेन द galvanometer reads 0, दाऊद बेटा एक सेकेंड एक्सप्लेन करता हूँ। When the galvanometer reads 0, the ratio of the left pair of resistances, which is basically जो हमने कैलकुलेट किया 430 डिवाइड बाय 210, will be equal to the resistances of, sorry, will be equal to the ratio of the right pair of resistances, which will be basically x divided by r. सही है, और ये हमने अपना आंसर लिख दिया, ये हमारे 2 मार्क्स का आंसर हो गया है। अच्छा, अब इसको जल्दी से एक दफा रिकैप कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि जो है वो सबको जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें और जो है वो क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ये मुश्किल है। तो लेट्स डू द रिकैप ऑफ इट जल्दी से एक और दफा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात क्या समझनी है आपने, या आपने क्या रिकॉल करनी है, आपका जब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, 0 रीड करता है, ठीक है। हमारे कोर्स में जो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करने का तरीका है वो नल मेथड वाला ही है, कि भाई हम गैल्वेनोमीटर को 0 ही करके देखते हैं। सही है, इससे हम कोई रीडिंग नहीं लेते हैं करंट की या वोल्टेज की। So when the galvanometer is going to read 0, what does that mean? That means that whatever is the voltage of the top resistor will be equal to the voltage of the bottom resistor. Just like how it was in the पोटेंशियोमीटर वाली चीज। भाई हमने एक लेंथ सिलेक्ट कर ली, अब जो ये वेरिएबल बैटरी का वोल्टेज आ रहा होगा वो मेरी अननोन ईएमएफ के बराबर होगा, जब भी जो है वो करंट क्या हो गया, 0 हो गया है हमारे पास। सो मेरे पास क्या हो जाएंगे, मेरे पास बेसिकली मेरे V1 बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली भाई देखो, ये V2 मैं कैसे दूंगा, ये V2 जो है, दिस V2 कैन बी गिवन वाया 8 माइनस V1, राइट। सो अब नीचे वाला भी V2 कैसे दूंगा, इसी तरीके से दूंगा 8 माइनस V1 करके। सो उससे हम एक और बात निकाल सकते हैं कि भाई एक्चुअली आपका जो V2 है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। अब क्योंकि मुझे रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंसेस लाने हैं, तो अभी तो ये इनफ तो नहीं है, मुझे तो रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंस में लेके जाना पड़ेगा। तो आई नीड टू रिमूव दीज V1 एंड ब्रिंग इन द रेजिस्टेंसेस। उसको कैसे ला रहा हूँ, भाई देखो ऊपर वाले सर्किट में I1 जा रहा है, नीचे वाले सर्किट में I2 जा रहा है। सो V1 कैसे दे सकता हूं मैं, आई कैन गिव I1 इंटू 210। लेट्स डू दैट। सो आई विल राइट 210 I1, और दूसरा वाला V1 कैसे दे देता हूँ, 430 इंटू I2। सो आई कैन गिव इट एज 430 इंटू I2। अब अगर मैं इसका रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो मैं अगर इसको रिराइट कर लूं, कैसे रिराइट कर लूं, मैं जो हूं वो इसको ऐसे रिराइट कर लूं, 210 डिवाइड बाय 430, एंड दैट विल बी इक्वल टू I2 ओवर I1। सही है, ये आ गया। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं V2 ओवर V2 इक्वल टू V2 के लिए भी कर सकता हूँ। भाई देखो यहाँ I2, सॉरी मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 210 इंटू I1 कर दिया, 430 इंटू, नहीं सही किया, ठीक है। इसी तरह मैं V2 के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी ऑब्वियसली I1 ही होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। सो I1 जा रहा है यहाँ पे अंदर, सो इट इज गोइंग टू बी I1 इंटू आर, और V2 क्या हो जाएगा, V2 भी यहाँ पे I2 आ रहा होगा, सो I2 इंटू एक्स हो जाएगा, I2 इंटू एक्स। सो ये क्या हो गया, I2 इंटू एक्स हो गया। Once again, if I take the ratio of the resistances R over X, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास I2 over I1। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करने को। अगर वो इतनी नहीं करवाता तो फिर मैं सीधा सीधा क्या बोलता, वोल्टेज बराबर करता। दूसरी बात क्या आ जाती है हमारे पास, और जो है वो, अब आप ही कह लो कि यार देखो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों साइड पे सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ। सो आई कैन नाउ राइट इट लाइक दिस, दैट 210 over 430 will equals to R over X। ठीक है, इससे नहीं घबराओ, मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो वही चीज बन जाएगी जो मैंने नीचे लिखी है ना। तो पहले हमने एक डिफरेंट तरीके से मेरे ख्याल से I1 ओवर I2 किया था,
अभी मैंने थोड़ा डिफरेंट कर लिया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो आप जो है वो 210/430 लिखो, R/X लिखो, या X/R, और वो लिखो, आपकी मर्जी है बेटा। जो भी रेशियोज होंगे आपके रेजिस्टेंसेस के, वो क्या होंगे आपके पास, बराबर होंगे। ठीक है दाऊद। बेटा आयुष, इस क्वेश्चन में ये भी हो रहा होगा, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास हो रहा होगा कि तुम्हारी जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द टॉप रेजिस्टर्स है ना, वो बराबर होंगे रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉटम रेजिस्टर्स। मार्क स्कीम में लिखा हुआ है, तो वो भी हमारे पास प्रूव करने का कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है जी, वहां पे भी तुम्हारे पास उसका तरीका एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्चुअली इनफैक्ट मैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको भी रीराइट कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। मैं इसको भी तो रीराइट कर सकता हूँ इस तरीके से कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं आर को क्या था इसके साथ, 210 है ना, 200, हाँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल आर को ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, सो ये R/210 बन जाएगा, और वो X/430 बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से भी इसको रिराइट कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली द रेशियोज ऑफ द रेजिस्टेंस। तुम लेफ्ट पेयर पे देखो, अब तुम ये कहो लेफ्ट पेयर विल बी इक्वल टू राइट पेयर, या फिर तुम कहो कि टॉप पेयर विल बी इक्वल टू बॉटम पेयर, वो ये इक्वेशन हर फॉर्म में रिराइटेबल है। उसकी बहुत सारी फॉर्म निकाली, तो 4 परम्यूटेशन निकलेंगी इसकी। एक्चुअली क्वेश्चन में ऊपर करंट इज I2, देयरफॉर रेशियो, मेरा रेशियो R/X। बेटा रेशियो R/X आ रहा है, X/R आ रहा है, उसका मसला नहीं है। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लो, कि मैंने दिखा दी ना, तुम इसको रिराइट कर सकती हो इन मेनी मेनी फॉर्म्स, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, और पर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं, इसको डिवाइड में ले जाऊं, इसको ऊपर ले आऊं, उसको नीचे कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली बस एग्जामिनर ये देखेगा तुमने ये बात लिखी हुई कि रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे। सही है। सो आई एम होपिंग दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, एंड होपफुली आई कैन मूव आगे अब। चलो, ओके, अब हम आ जाते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाट इज मेंट बाय अ फंडामेंटल पार्टिकल? यस, अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। सही है। तो हम इसको फर्दर जो है वो सब डिवाइड नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, या सिर्फ इधर भी लिख दो सब डिवाइडेड, तो इतना ओके है हमारे पास। अब क्या लिखा हुआ है, अ न्यूक्लियस एक्स हैज 14 न्यूक्लियॉन्स, p protons. The ratio of charge to mass for nucleus X is 4.1 into 10 to the power 7 कूलम पर kg। सबसे पहली बात तो ये देख लो, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास क्या होगा। चार्ज टू मास का रेशियो क्या होगा, चार्ज हम ऊपर लेंगे, मास हम नीचे लेंगे। राइट, ये क्या बताया हुआ आपको, ये आपको बताया हुआ इट इज 4.1 इंटू 10 to the power 7 कूलम पर केजी। अब मुझे एक बात ये बताओ कि एक न्यूक्लियस का चार्ज किस वजह से आता है, प्रोटॉन्स की वजह से या न्यूट्रॉन्स की वजह से? ऑब्वियसली प्रोटॉन्स की वजह से। सो मैं ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए P, और P को किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल चार्ज निकालने के लिए? यस, एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय द एलिमेंट्री चार्ज, विच इज बेसिकली 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये मेरे पास मेरा चार्ज आ जाएगा पूरे न्यूक्लियस का। फिर मास कैसे निकालूंगा, मास के लिए क्या लिखूं नीचे, 14 म्यू, वेरी गुड। सो मास जो है वो जो हमारे पास 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो मेरे मास कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, तो मैं 14 ले लूंगा, और म्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज 1.66 इंटू 10 to the power -27। एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 4.1 इंटू 10 to the power 7 कूलम पर केजी। अब आप पी की वैल्यू निकाल लें, सो 4.1 इंटू 10 to the power 7 multiplied by 14 multiplied by 1.66 into 10 to the power -27 divided by 1.6 into 10 to the power -19, and we will get our value. So let's see, 4.1 into 10 to the power 7 into 14 into 1.66 into 10 to the power -27, 1.6 into 10 to the power -19. So I am getting 5.955. So that means there will be
6 प्रोटॉन्स। अब ऑब्वियसली 5.95 प्रोटॉन तो नहीं हो सकते, है ना, या 5.9 नहीं लिखूंगा या 6.0 नहीं लिखूंगा, 6 ही होंगे तो 6 ही लिख दिया बस। ठीक है, इंटीजर ही लिखेंगे इसको, इसको जो है वो और कुछ नहीं लिख सकते। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? Nucleus X undergoes beta minus decay to form nucleus Z. Complete the equation representing this decay. So we have a nucleus X undergoing beta minus decay. So nucleus X के प्रोटॉन्स कितने थे? 6 थे। न्यूक्लियस Z के प्रोटॉन कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। और मास नंबर सेम रहता है बीटा माइनस डीके में, तो हमने 14 और 7 ले लिया। बाकी ये पार्टिकल क्या होगा? बीटा माइनस पार्टिकल होगा। बीटा माइनस पार्टिकल ले लिया, बीटा माइनस पार्टिकल का मास 0, चार्ज -1 होता है। और आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ जाएगा। न्यूट्रिनो होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा? एंटी न्यूट्रिनो होगा। एंटी क्यों होगा? क्योंकि बीटा माइनस पार्टिकल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मैटर फैमिली। सो न्यूट्रिनो किधर बिलोंग करेगा? न्यूट्रिनो मस्ट बी फ्रॉम द एंटी मैटर वाला फैमिली। देन हमेशा ये ऑपोजिट होगा। ठीक है जी, जो बीटा वाला पार्टिकल होगा और जो न्यूट्रिनो होगा वो ऑपोजिट होने चाहिए है। अगर एक मैटर का है तो दूसरा एंटी मैटर का होगा आपके पास। फाइनली हमारे पास क्या बात लिखी हुई है? A sample of radioactive substance emits particles that are positively charged and have a continuous range of kinetic energies. State and explain whether the nuclei in the sample are going alpha decay, beta plus decay, or beta minus decay. So, what do you think is happening? इनके पास continuous range of energies हैं और जो है वो positively charged particles हैं। अच्छा हुआ डिलीट कर दिया इजा, वरना मैं तो अभी बोलने वाला था, कूद जाओ। जैसे हमने टाइटल भी रखा है इसका, बीटा पॉजिटिव होगा। राइट, बीटा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यानी आपके पास या तो बीटा पॉजिटिव होते या तो अल्फा होते, बीटा माइनस तो नहीं हो सकते। ठीक है, और कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज किसकी होती है? बीटा पार्टिकल्स की होती है। अल्फा पार्टिकल की डिस्क्रीट एनर्जी होती है। सो देयरफॉर इट मींस दैट इट मस्ट बी अ बीटा पॉजिटिव particle. So let's write this down. The nuclei are undergoing beta positive decay as the released particles are positively charged. So it cannot be beta minus, and they have continuous range of energies. So it cannot be alpha particles. ठीक है, and that is your पेपर कंप्लीट। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो एक आपने चार्ज की बेस पे जस्टिफाई कर दिया और दूसरा आपने कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी की बेसिस पे क्या कर दिया? जस्टिफाई यहाँ पे अपना चीज को कर दिया है। ठीक है जी, तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया।